हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में जो है हमने लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 19 तक कवर कर लिया था। अब जो है हम सेक्शन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। कुछ दिनों से लगातार मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरे को कुछ काम लग रहा था और दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा है तो उसी के एडजस्टमेंट में कुछ टाइम लग गया। ठीक है, चलो अब आ गए तो जल्दी जल्दी से इसको फिनिश करते हैं और उसके बाद में कोई नया माइनर लॉ जो है स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा स्टार्ट करना है। ठीक है, बेरक ले लें अपने अपने सभी और सेक्शन नंबर 20 को रीड करें। क्या कहता है सेक्शन नंबर 20? किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति या संदाय का प्रभाव क्या होगा। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट बाय अनदर पर्सन। यदि कोई अन्य व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के स्थान पर मेरी जगह पर कोई और व्यक्ति एक्नॉलेज कर रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को या फिर किसी भी एग्रीमेंट को या फिर किसी भी अदर थिंग को, किसी भी चीज़ को मेरे बिहाफ पर जो है सॉरी मेरे स्थान पर क्या कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है। ठीक है, जबकि वो मेरा एजेंट भी नहीं है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन धारा पॉइंट नंबर 1 को पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर 20, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति का प्रभाव। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिस्वीकृति का इफेक्ट क्या पड़ेगा। ये मार्कर थोड़ा मोटा जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा चल रहा है, मैं दूसरा ले लेता हूँ, एक मिनट रुकना, क्योंकि इससे ना वीडियो में दिखता नहीं है। मैंने कई वीडियोस देखी थी अपनी, तो उसमें अच्छा नहीं दिखता। ये कैसा है, हाँ ये ठीक है। ठीक है, तो पढ़ो। धारा 18 और धारा 19 में निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पद के अंतर्गत निर्योग्यता के अधीन व्यक्ति की दशा में उसका विधिपूर्ण संरक्षक, सुपरदार, प्रबंधक स्वीकृति हस्ताक्षर करने तथा संदाय करने के लिए ऐसे संरक्षक, सुपुरदार या प्रबंधक द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता आता है। तो ये कहता है कि सेक्शन 18 और सेक्शन 19 में अभिकर्ता जो ये निमित्त सम्यक प्राधिकृत अभिकर्ता पद है, इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा। इसके अंतर्गत सुपरदार, प्रबंधक, अभिस्वीकृति हस्ताक्षर करने वाला और संरक्षक, ये सब भी जो होंगे वो इस अभिकर्ता में इंक्लूड होंगे। अभिकर्ता को बोलते हैं इंग्लिश में एजेंट। एजेंट ड्यूली ऑथराइज इन दिस बिहाफ ऑफ सेक्शन 18 एंड 19। उसके बाद फर्स्ट कुछ नहीं है, छोड़ दो फर्स्ट को। ठीक है, सेकंड मतलब याद रखने की कोई चीज़ नहीं है, पढ़ लेना बस एक बार में। ठीक है, सेकंड, उक्त धारा में कोई भी बात अनेक संयुक्त संविदाकर्ता, भागीदारों, निष्पादक तथा बंधककर्ताओं में से किसी एक को उनमें से किसी अन्य या किसी अन्य द्वारा या के अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अभिस्वीकृत या किसी किए गए संदाय के कारण ही प्रभार्य नहीं कर देती। ये क्या है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। नथिंग इन दिस साइड सेक्शन रेंडर्ड वन ऑफ सेवरल जॉइंट कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव मॉर्गेजेस चार्जेबल बाय रीजन बाय ओनली रिटर्न एक्नॉलेजमेंट साइन बाय और ए पेमेंट मेड बाय द एजेंट ऑफ एनी अदर और देम। तो देखिए ये क्या कहता है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखिए मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, और ये कोई प्रॉपर्टी है जो कि जॉइंट प्रॉपर्टी है, ये इसमें ए और बी दोनों की कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब कोई एग्रीमेंट होता है, कोई भी एग्रीमेंट होता है वो मेरे बिहाफ पर, जबकि मैं मेरे द्वारा ऑथराइज नहीं है। बी जो है वो क्या करता है, किसी चीज को एक्नॉलेज कर लेता है, तो क्या इसका इफेक्ट ए के ऊपर पड़ेगा। ये जो एक्नॉलेजमेंट बी ने की है, बी ने जो एक्नॉलेजमेंट की है, तो क्या इस एक्नॉलेजमेंट का इफेक्ट बी के ऊपर पड़ेगा। तो इसका इफेक्ट जो होगा बी के ऊपर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ आप लोग। तो इसका इफेक्ट जो होगा बी के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसके लिए ए पर नहीं पड़ेगा, इसके लिए सिर्फ बी ही दायी होगा। जो भी एक्नॉलेजमेंट होगी इसका इफेक्ट ए पर बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि जॉइंट कोई भी प्रॉपर्टी हो, मॉर्गेज हो, सेल हो, उसमें यदि कोई
एक व्यक्ति जो है जो कि जॉइंट है, जॉइंट प्रॉपर्टी है या फिर जॉइंट ऑनर्स है, उनमें एक यदि कोई जो है अपनी अभिस्वीकृति देता है तो अन्य व्यक्तियों पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और वो ये माना जाता है कि वो जो अभिस्वीकृति या एक्नॉलेजमेंट उसने दी है वो उसने पर्सनली खुद अपने दायित्व तक दी है, जितना कि उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है उतने तक ही वो जो होगा उसके लिए लायबल होगा, और उसके लिए कोई अनदर उस पर लायबल नहीं होगा। उसके बाद में इसके एक्सेप्शन है, इसके एक्सेप्शन में फर्स्ट एक्सेप्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें HUF का एग्जांपल है। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एग्जांपल है, इसको याद रखना एक्सेप्शन में, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अभी तो हमने बात करी थी कि किसी और के बिहाफ पर यदि कोई एक्नॉलेज करता है तो उस पर ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसमें कि वो किसी दूसरे के बिहाफ पर एक्नॉलेज भी करता है और उसका इफेक्ट भी होता है और वो एनफोर्स भी होता है। कौन सी है? वो HUF की कंडीशन है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है उसमें जो कर्ता होता है वो यदि कोई भी एक्नॉलेजमेंट करता है तो वो जो होगी एनफोर्स होगी और उसका इफेक्ट जो है पड़ेगा। यदि कोई जो है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ए जो है वो करता है, ठीक है, ए क्या है? करता है, और ये कोई सी प्रॉपर्टी को जो है सेल कर देता है जिसमें कि बी का भी शेयर है और सी का भी शेयर है। तो अब इस प्रॉपर्टी का जो है बी और सी ये नहीं कह सकते कि ये जो है इसमें हम जॉइंट को शेयर थे और इसमें जो है हमने एक्नॉलेज नहीं किया, सिर्फ ए ने एक्नॉलेज किया था, तो इसका इफेक्ट जो है नहीं होगा। यहाँ पर जो है ए यहाँ पर करता था, इस वजह से बी और सी पर भी इस एक्नॉलेजमेंट का इफेक्ट पड़ेगा। आया समझ में? ये HUF का एक एक्सेप्शन है इसमें। तो इतनी ही बात करता है सेक्शन नंबर 20। नाउ उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 21। जल्दी जल्दी करेंगे, अब इतना टाइम है नहीं क्योंकि इसमें काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं पहले भी ना, तकरीबन 7-8 वीडियो हो चुकी हैं और इतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। सेक्शन नंबर 21 ये क्या बात करता है? नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग ठीक है न्यू प्लेंटी फॉर डिफेंडेंट, न्यू प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। ये कहता है कि यदि वाद में जो है नया वादी और प्रतिवादी जोड़ा जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा जोड़ने पर। जब कोई, मान लीजिए कि ये क्या कहना चाह रहा है मैं बता रहा हूँ, ए ने कोई सूट फाइल कर रखा है पहले 2020 में, ठीक है, और ये जो है 2021 में जाकर इसको पता चलता है कि इसमें जो है बी को भी ऐड किया जाना चाहिए था एज ए डिफेंडेंट, जिसको कि इसने ऐड नहीं किया। उसके बाद में ये कोर्ट की परमिशन से जो है बी को भी उसमें ऐड कर देता है और ये भी जो है उस सूट में ऐड हो जाता है। तो अब इसी का इफेक्ट देखना है कि इसका इफेक्ट क्या होगा। यहाँ से जब ये ऐड हुआ है तो उसके इफेक्ट की बात करेंगे, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सूट पर, ठीक है, और लिमिटेशंस पर, उसी के बारे में बात करता है ये सेक्शन। पढ़ो क्या कहता है। ये कहता है वेयर आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, जहां सूट दाखिल करने के बाद ए न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इज सब्स्टिट्यूटेड और एडिड, जहां पर कोई वादी या प्रतिवादी जो है नया वादी और प्रतिवादी जोड़ा जाता है, द सूट सेल एज रिगार्ड हिम बी डीम्ड टू हैव बी इंस्टीट्यूट व्हेन द वाज सो मेड ए पार्टी। तो वो सूट जो है उस समय दायर किया गया समझा जाएगा उस पार्टी के लिए जब वो पार्टी उसमें ऐड की गई थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए ने एक सूट जो है 7/2026 को जो है ए ने कोई सूट फाइल किया, अभी आई नहीं है लेकिन आप मान लो कि इसने जो है इस डेट को सूट फाइल किया,
और ये सूट चला। इसके बाद में जो है इसको रियलाइज़ हुआ कि इसमें तो जो है बी और सी इन दोनों को भी पार्टी बनाया जाना चाहिए था। अब जब इसको रियलाइज़ हुआ, मान लीजिए इसने जो है इनको ऐड किया लास्ट मंथ में जा कर के 12/10/2026 को जो है इन दोनों को जो है ऐड ऑन किया गया सूट में। इन दोनों को जो है इस सूट में ऐड किया गया एज ए प्लेंटिफ और एज ए डिफेंडेंट, कोई भी, ठीक है। एज ए डिफेंडेंट आप लगा लो, प्लेंटिफ लगा लो, कुछ भी लगा सकते हो। इनको जो है ऐड किया गया। तो अब ये कहता है कि जिस डेट से ये ऐड हुए हैं ना दोनों, मतलब कि ये डेट, तो इन दोनों के लिए बी और सी के लिए सूट की डेट ऑफ फाइलिंग जो होगी वो यही मानी जाएगी, 12/10/2026। आई समझ में? इनके लिए डेट ऑफ सूट की फाइलिंग 7/7/2026 नहीं मानी जाएगी, इनके लिए डेट ऑफ फाइलिंग 12/10/2026 ही मानी जाएगी, ये कहता है। आया समझ में? और एक कंडीशन में आपको और बता देता हूं, ठीक है। ए ने जब सूट फाइल किया था तो वो डी के खिलाफ किया था, ठीक है। मान लीजिए ए ने जब स्टार्टिंग में सूट फाइल किया 7/7/2026 को, तो इसने डी के खिलाफ सूट फाइल किया था। तो क्या अब यहां पर डी भी जो है ये बात कह सकता है कि उसके ऊपर भी जो है यही डेट अप्लाई होगी? उसके ऊपर कौन सी डेट अप्लाई होगी? तो उसके ऊपर जो डेट होगी सूट फाइलिंग की डेट, उसके लिए ये मानी जाएगी। जिसको स्टार्टिंग में ही पार्टी बनाया हुआ था उसके लिए यही मानी जाएगी, जिसको बाद में ऐड ऑन किया गया है और जिस डेट को उसको ऐड किया गया है वो तारीख उन पार्टीज के लिए डेट ऑफ फाइलिंग मानी जाएगी सूट की, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, जहां वाद दायर होने के बाद कोई नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया गया या जोड़ा जाता है, वहां वाद दायर करना तब समझा जाएगा जब पक्षकार बनाया गया था। मतलब कि जब उसको पार्टी के रूप में जोड़ा गया था तब ये समझा जाएगा कि ये जो सूट है वो इंस्टीट्यूट किया गया है। आया समझ में? अब आते हैं, इसका प्रोविजो भी है क्या? हाँ, प्रोविजो। परंतु जहां की न्यायालय को समाधान हो जाए कि नए वादी या प्रतिवादी को अंतर्विष्ट करने में लोग सद्भावना पूर्वक की गई भूल से हुआ था, या वह निर्देश दे सकेगा कि जहां तक ऐसा हो वादी और प्रतिवादी का संबंध की पूर्व तारीख से संस्कृत किया गया समझा जाएगा। मतलब कि ये कहता है कि यदि कोर्ट को ये लगता है कि ये जो है गुड फेथ में इसने किया था, इसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, तब जो है कोर्ट ये ऑर्डर कर सकता है कि इन दोनों की जो डेट ऑफ फाइलिंग होगी बी और सी की, वो भी क्या समझी जाएगी? वो भी 7/7/2026 ही समझी जाए, ना कि 12/10/2026। यदि वो गुड फेथ में करता है, कोर्ट को लगता है कि वास्तव में इसने गुड फेथ में किया था, भूलवश जो है इससे ऐसा हुआ, तब जो है कोर्ट इसको 7/7/2026 को ही इंस्टीट्यूट मान लेगी। अदरवाइज 12/10/2026 को सूट फाइलिंग की डेट मानी जाएगी, ठीक है। आया समझ? मतलब कि इसका फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि डेट ऑफ फाइलिंग वो मानी जाएगी जिस डेट को बाद में पक्षकार को ऐड ऑन किया गया था। उसके बाद एक्सेप्शन ये कहता है कि यदि गुड फेथ में ऐसा किया गया तो ऐसा नहीं माना जाएगा। गुड फेथ में यदि किया जाता है तो डेट ऑफ फाइलिंग वही मानी जाएगी जिस डेट को स्टार्टिंग में प्लेंट दाखिल किया गया था, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं सब क्लोज 2 पर। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यदि आप ये चाहते हो कि मैं लिखवाऊं समझाने की बजाय, तो मैं ये भी करवाने को तैयार हूं, ठीक है। उसके बाद सब क्लोज 2 क्या कहता है? उपधारा 1 की कोई बात ऐसे मामलों में न लागू होगी जिसमें वाद के लंबित रहने के दौरान हुए किसी हित या समुन्नति से न्यायगमन के कारण पक्षकार जोड़ा गया, प्रतिस्थापित किया गया, या जिसमें कि वादी को प्रतिवादी और प्रतिवादी को वादी बनाया गया। अब ये क्या कहता है? आया कुछ समझ में? स्लो पढ़ो। नथिंग इन द सबसेक्शन 1 shall apply to a case where a party is added or a substitute owned by the assignment of devolution of any interest during the pendency of suit where the plaintiff is made defendant or defendant is made a plaintiff। देखिए, सब क्लोज 2 कहता है कि अभी हमने पढ़ा था कि बाद में यदि जोड़ने पर उसका क्या इफेक्ट होगा। तो सब क्लोज 2 ये कहता है कि उसका कि यदि कोई व्यक्ति जो होता है वो क्या कहता है? समादेशित न्यायगमन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ये कहता है, पहले इसको समझो, यदि कोई व्यक्ति बाद में जाके डिफेंडेंट की जगह पे वो प्लेंटिफ हो जाता है, ठीक है, डिफेंडेंट के स्थान पर वो प्लेंटिफ और प्लेंटिफ की जगह पर डिफेंडेंट, तो जो होगा प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है।
तो डेट ऑफ फाइलिंग क्या मानी जाएगी, डेट ऑफ फाइलिंग जो होगी वही मानी जाएगी जो कि स्टार्टिंग में जिस डेट को सूट फाइल किया गया था वही डेट इसमें मानी जाएगी। इसमें कोई डेट चेंज नहीं होगी। ये नहीं कह सकते कि मैं डिफेंडेंट बन गया तो मेरे लिए डेट ऑफ फाइलिंग ये मानी जाएगी जिस डेट को मैं डिफेंडेंट बनाऊँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा किन केसेस में हो सकता है, काउंटर क्लेम के केसेस में ऐसा हो सकता है, ठीक है, या फिर अदर केसेस में भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर कि मैटर जो है खुद जो होती है क्या होती है, एक ही घर के सदस्यों के बीच चल रहा हो किसी की डेथ होने की वजह से। और दूसरी इसमें जो बात कहता है, दो बातें कहता है। फर्स्ट तो ये कि यदि कोई व्यक्ति डिफेंडेंट से प्लेंटिफ बन जाए और दूसरा प्लेंटिफ से डिफेंडेंट बन जाए, तब जो होगी वो डेट ऑफ फाइलिंग पहले वाली मानी जाएगी जिस डेट को फाइल किया था। दूसरी बात ये कहता है कि यदि मान लीजिए कि जहां पर जो है डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है, डिफेंडेंट या प्लेंटिफ दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जब एलआरस को ऐड करना है ना, तो उसमें ऐड ऑन एलआर, जब उसमें एलआरस ऐड करेंगे तो एलआरस के लिए जो डेट, जिस डेट को वो ऐड हुए ना, वो डेट नहीं मानी जाएगी सूट फाइलिंग की। उसके लिए वही डेट होगी पुरानी जिस डेट को उनके जो भी थे वो एलआर उनके गार्जियन थे वही डेट मानी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1/1/2026 को जो है कोई सूट फाइल हुआ, ठीक है, प्लेंटिफ ने फाइल किया, और जबकि उसके बाद 10/1/2026 को ही क्या हो गया, प्लेंटिफ की डेथ हो गई, प्लेंटिफ की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो अब इसमें 10/1 के बाद में एलआरस मान लीजिए एलआरस इसमें ऐड हुए 20/1 को, ठीक है, 20/1/2026 को इसमें एलआरस के लिए एप्लीकेशन लगाई ऐड ऑन के लिए, और वो इसमें 20/1 को ऐड हुई। तो अब इसमें डेट ऑफ फाइलिंग जो होगी ना वो 1/1/2026 ही मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी 20/1 को जिस डेट को ये ऐड ऑन हुए थे, ठीक है। इन कंडीशंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि एलआरस बाद में जुड़ते हैं तो, या फिर वो प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट और डिफेंडेंट टू प्लेंटिफ में कन्वर्ट होते हैं। तो आया समझ में। सेक्शन 21 ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद कहता है सेक्शन 22 चालू रहने वाले भंग या अपकृत्य, किसी चालू रहने वाले संविदा भंग या चालू रहने वाले अपकृत्य की दशा में एक नया परिसीमन काल उस समय के दौरान प्रतिक्षण चलना प्रारंभ होता है जिसमें परिस्थिति या ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे हैं। तो ये कहता है कि यदि कोई ऐसा टॉल्ट है, ठीक है, जो कि तब से उसका टाइम पीरियड स्टार्ट होगा जिसमें यथास्थिति ऐसा भंग या अपकृत्य चालू रहे, जब से वो टॉल्ट जो है स्टार्ट हुआ था ना, और जब तक वो चलता है, तो बीच में जब तक वो चलता रहेगा तो वो टाइम पीरियड जो है उसका स्टार्ट ही रहेगा, ठीक है। जब उसके साथ कोई टॉल्ट हुआ तो वो टाइम पीरियड वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर कि वो टॉल्ट लगातार चलता रहता है तो वो टाइम पीरियड स्टार्टिंग से ही स्टार्ट मान लिया जाएगा उस कंडीशन में। इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, सिर्फ सेक्शन याद रखना वैसे। उसके बाद आता है 23 उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसानी के बिना अनुयोज्य नहीं हो। तो मतलब कि ये कहता है, आपने टॉल्ट जब आप पढ़ते हैं तो दो कंडीशंस आती हैं, डैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डैमनम, आपने ये पढ़ी होंगी, ठीक है। मतलब कि जब एक व्यक्ति को क्षति होती है तभी आप उसके खिलाफ वाद ला सकते हो, और दूसरा कहता है कि जब एक व्यक्ति के खिलाफ विधिक क्षति मतलब उसके लीगल राइट्स का हनन होता है तब भी वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को यदि डैमेज नहीं हुआ है तो वो फाइल नहीं कर सकता, लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लीगल राइट्स का हनन हुआ तो वो फाइल कर सकता है। तो उसी के बारे में सेक्शन 23 बात करता है, उन कार्यों के लिए प्रतिकर का वाद जो विशेष नुकसान के बिना अनुयोज्य हो। मतलब कि कोई ऐसा सूट है जो कि जब तक नुकसानी ना हो जब तक कि उसको फाइल किया ही नहीं जा सकता। मतलब कि यदि आपको कोई लॉस हुआ ही नहीं तो आप सूट किस बात का फाइल करोगे। तो उस कंडीशंस में जो है ये क्या बात करता है, कंपनसेशन की। उस कार्य के लिए जिसमें कोई वाद हेतु क्या तब तक उद्भुत नहीं होता जब तक कि ऐसी कोई विनिर्दिष्ट क्षति नहीं होती जिस प्रकार वादी उस काल के परिसीमन करने का क्षति हो। तो मतलब कि जब तक आपको डैमेज नहीं होगा, आपको कोई इंजरी नहीं हुई, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, तब तक आपके लिए कोई जो लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट नहीं होगा। जिस डेट को आपको जो है जिस डेट को आपको जो है कोई लॉस हुआ, कोई इंजरी हुई, कोई डैमेज हुआ, उस डेट से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। ये किन मैटर्स में है, विशेष नुकसानी के लिए, कुछ स्पेशल मैटर्स में, ठीक है। उसके बाद 24 आता है, लिखतों में वर्णित समय की संगणना। तो इसमें से याद रखना कि ये ग्रिगोरियन कैलेंडर्स पर जो है लिखित समझी जाती है। इसकी सेकंड लाइन में लिखा भी हुआ है 24 का, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आते हैं सेक्शन नंबर 25 पर, जो कि इम्पोर्टेंट है अपने आप में बहुत ज़्यादा। इसको जो है आज ही करेंगे, और इसके ये आज जो होगी वीडियो, ये लिमिटेशन की आखिरी वीडियो होगी, चाहे कितनी लंबी बने, आज इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है।
सोच लिया। अब इसमें टाइम नहीं देंगे ज़्यादा। ये सेक्शन है, इसको अच्छे से कवर करेंगे क्योंकि ये सेक्शन जो है इम्पोर्टेंट है। इसमें से खूब सवाल पूछे जाते हैं भर भर के। अगर 10 क्वेश्चन आने हैं तो 2 क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे लिमिटेशन के। तो चैप्टर नंबर 4 कहाँ से कहाँ तक है? चैप्टर नंबर 4 25 से लेकर के 27 तक, 25 से 27, ठीक है। ये 3 सेक्शन है इसमें। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, कब्जे द्वारा स्वामित्व का अर्जन करना। जैसा कि हमें डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, जब हम चैप्टर की डेफिनेशन से, कि कब्जे के द्वारा किसी व्यक्ति के पास यदि पोजेशन है तो उसी के द्वारा वो जो है उस पर अपनी ओनरशिप क्लेम कर दे रहा है। तो उसी के बारे में बात करते हैं कि कब्जे द्वारा कोई व्यक्ति कब जो है अपने स्वामित्व का अर्जन कर सकता है, वो स्वामित्व प्राप्त कर सकता है किसी प्रॉपर्टी पर, या कोई राइट प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 25 जो बात करता है सुखाचारों का चिरभोग द्वारा अर्जन। सेक्शन 25 एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट तो ये क्या बात करता है, पढ़ो इसको। जहाँ की किसी निर्माण के उपयोग के साथ साथ उसमें या उसके लिए प्रकाश, वायु के प्रवेश या उपयोग या उपभोग सुखाचार के तौर पर या साधिकार किसी विघ्न के बिना 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक किया गया हो, तथा जहाँ की किसी मार्ग या जल सारणी का या किसी जल के उपयोग का अथवा किसी अन्य सुखाचार का, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक उपयोग, किसी व्यक्ति ने जो सुखाचार के तौर पर और साधिकार उस पर हक रखने का दावा करता हो, विघ्न के बिना और 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक तथा खुले तौर पर किया हो, वहाँ प्रकाश या वायु के ऐसे प्रवेश या उपभोग का ऐसा मार्ग, जल सारणी, जल के उपयोग तथा अन्य सुखाधिकार के अधिकार आत्यांतिक और अजेय हो जाएंगे। अब इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं। जहाँ की किसी निर्माण के उपयोग के साथ साथ उसमें या उसके लिए प्रकाश, वायु प्रवेश के उपयोग या उपभोग सुखाचार के तौर पर साधिकार किसी, यहाँ से इंपॉर्टेंट, किसी विघ्न के बिना और 20 वर्ष तक, इसको अंडरलाइन कर लेना, किसी विघ्न के बिना और 20 वर्ष तक शांतिपूर्वक उपयोग किया गया हो। मतलब कि ये कहता है, पहला, यदि किसी व्यक्ति ने किसी निर्माण के उपयोग के लिए या फिर क्या है, या उसके साथ साथ में क्या किया है, प्रकाश, वायु के प्रवेश का, ठीक है, के प्रवेश का उपयोग या उपभोग, उपयोग या उपभोग कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, उपयोग किया हो किसी, कैसे किया हो उसका उपयोग, उस किसी व्यक्ति ने प्रकाश, वायु के प्रवेश का उपयोग जो है किसी भी विघ्न के बिना, किसी भी अड़चन के बिना लगातार 20 वर्ष तक किया हो, तब उसका राइट जो होता है वो अजेय हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो दूसरी बात कहता है, ये कहता है किसी विघ्न के बिना, ठीक है, कितने वर्ष तक किया हो, 20 वर्ष तक, 20 ईयर्स तक। अभी मैं समझाऊंगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको थोड़ा और आगे पढ़ो, ठीक है, एक साथ लिख के ही समझाऊंगा सारी चीज़ें आपको। तथा जहाँ की किसी मार्ग या जल सारणी का या जल के उपयोग का, अब यहाँ पे बात करता है, पहले बात करी थी प्रकाश की और वायु की, अब बात करता है वाटर की, पानी या मार्ग का, ठीक है, पानी या मार्ग का या किसी अन्य सुखाचार का, चाहे वह उपभोग के किसी ऐसे व्यक्ति ने जो सुखाचार के तौर पर साधिकार उस पर हक रखने का दावा करता है, या अन्य सुखाचार, ठीक है, या अन्य सुखाचार का बिना किसी विघ्न के। दो बातें हैं इसमें, पहली ये है जो कि ये 3 तक है, ठीक है, उसके बाद सेकंड ये है बिना किसी विघ्न के, कितने साल तक, 20 ईयर्स तक।
शांतिपूर्वक तथा खुले तौर पर, शांतिपूर्वक बिना विघ्न के खुले तौर पर, इसको याद रखना, खुले तौर पर, ठीक है, 20 वर्ष तक उसका प्रयोग किया है, तो ऐसे वायु, प्रकाश या उपभोग का अधिकार उसका आत्यांतिक और अजेय अधिकार हो जाता है। तो उसका क्या हो जाता है? अजेय अधिकार। अब इसको समझो, तो उसका अजेय अधिकार हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, अब ये है कोई प्लॉट है, ये पहले दो आपको एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। ये कोई प्लॉट है, अब इसमें दो प्लॉट्स हैं ऐसे, मतलब एक प्लॉट ये है, एक ये है। अब पीछे वाले जो ये प्लॉट है, मान लीजिए ए जो प्लॉट है, ए की कोई प्लॉट है और ये बी की एक प्लॉट है, ठीक है। अब यहाँ पर पीछे वाले व्यक्ति जो रहता है, इसके पास जाने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये यहाँ से गुजर कर जाता है, ठीक है, ये यहाँ से गुजर कर जाता है इस सड़क पर, मेन सड़क पर, ये यहाँ से लगातार गुजरता है, ये बी का हाउस है, और बी जो है इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, बी नो ऑब्जेक्शन, और ये लगातार कितने साल तक? 20 साल तक यहां से गुजरता है, लगातार 20 साल तक शांतिपूर्वक बिना किसी भय के जो है खुले तौर पर यहां से जाता है इस रास्ते से, जो कि बी की प्लॉट में है। अब यहां पर ये लगातार 20 साल तक इस रास्ते का प्रयोग करता है। अचानक 20 साल बाद या 25 साल बाद बी ये कहे कि आप मेरे रास्ते से नहीं जा सकते, तो यहां पर जो है बी ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर 20 साल में ए का जो राइट ऑफ ईजमेंट है, राइट ऑफ ईजमेंट यहां पर उत्पन्न हो गया है और वो अजेय अधिकार है। मतलब कि अब ये इसको ये मना नहीं कर सकता कि आप यहां से नहीं जाइए, क्योंकि ये 20 वर्ष तक बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी विघ्न के जो है लगातार इसको यूज करता आ रहा था। तो इसका यहां पर राइट ऑफ वे है, मतलब इसको जाने का अधिकार है बिना किसी, जबकि इसकी ये प्रॉपर्टी भी नहीं है। इसके लिए एक कहावत है, आन का दाना तान के खाना, मतलब कि ये इसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है बी इसको डिनाई नहीं कर सकता, इसको रोक नहीं सकता। अब हाँ, एक कंडीशन हो सकती थी ये, अब जैसे मान लीजिए कि कोई वाटर है, ये है, ठीक है, कि ये कोई जलधारा है जो यहाँ से बहती हुई जा रही है, जो कि ये बी की कोई प्लॉट है, ठीक है, बी की पर्सनल प्लॉट में से जो है ये होते हुए जा रही है, और ए यहाँ पर रह रहा है और लगातार इसका यूज करता आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब बी जो है बीच बीच में ए को ये बोल देता था कि आप जो है यहाँ से हट जाइए, या फिर आप जो है इस वाटर का यूज मत कीजिए। मान लीजिए हर 2 साल में या 5 साल में बी जो है ए से कह देता था कि आप इस जल का यूज मत कीजिए, या फिर उनकी किसी बात पे झगड़े हो जाते थे। ऐसे ही करते करते उनको 20-25 साल हो गए। तो क्या अब यहाँ पर ये राइट ऑफ वे या फिर राइट टू ईजमेंट अप्लाई होगा? यहाँ पर सेक्शन 25 अप्लाई होगा? यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। उसमें बात करता है बिना किसी विघ्न के और खुले तौर पर, बिना किसी विघ्न के, मतलब कि बी इसको ऑलरेडी बोल रहा था कि आप यहाँ से हट जाइए, लेकिन फिर भी वो हटता नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। हाँ, बी यहाँ पर इसको ए जो है ये बिना किसी विघ्न के शांतिपूर्वक तरीके से यूज कर रहा था, तब वहां पर कोई कंडीशन नहीं है। जैसे कि इस केस में यहाँ पर ए यूज कर रहा था, ठीक है, तो वहां पर जो है ये अप्लाई नहीं होगा। तो मेनली मैंने आपको कहने का मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति किसी रास्ते से या किसी जल का या किसी वायु का या प्रकाश का लगातार 20 वर्षों तक शांतिपूर्वक तरीके से जो है उसका यूज करता है, तो उस कंडीशन में वो उसका राइट टू ईजमेंट बन जाता है, जिस पर से उसको हटाना असंभव है, अजेय उसका ये अधिकार बन जाता है। बाद में आप उस चीज़ को ये बोलकर नहीं हटा सकते कि ये मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी है या फिर मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो है, एक और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए, ये 2 घर हैं, ठीक है, ये एक छोटा घर है, ये एक बड़ा घर। मतलब कि पहले ये घर था, ये ए का कोई हाउस था, ठीक है। यहाँ पर इसने कोई जंगले वगैरह लगा रखे थे प्रकाश के लिए, और यहाँ भी लगा रखे थे ऊपर से भी, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद जो है ये लगातार 20 वर्ष तक इसका यूज कर रहा था। बाद में जो है ये ए आता है, ये बी नाम का व्यक्ति आता है, और ये क्या करता है, पहले यहाँ से बंद करता है और फिर यहाँ पे बनाता है पीछे, और फिर यहाँ पे बना देता है। तो इसका जो राइट ऑफ वे था किसका, वायु और प्रकाश को यूज करने का, वो इससे हैम्पर हो रहा था। तो यहाँ पर जो है ये कोर्ट में जा करके अपने राइट टू ईजमेंट को एनफोर्स करवा सकता है, ठीक है, कि आप जो है कहीं ना कहीं से मेरे को वायु या फिर प्रकाश आने का रास्ता दो, क्योंकि ये मेरा अधिकार है और मैं 20 साल तक लगातार इसको यूज कर रहा था। आया समझ में? और हाँ, दूसरी, ये उसकी नॉलेज में भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी नॉलेज में है नहीं और आप पीछे से यूज कर रहे हो, उसकी नॉलेज में होना जरूरी है।
एक कंडीशन है इसमें, ये जो 20 साल की टर्म्स यहाँ पर दे रखी है, तो ये कहता है कि यदि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, यदि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, तो वहां पर ये टर्म्स जो होगी ये 30 साल की होगी, 20 साल की ना होगी, कितनी होगी, 30 साल की। मतलब कि यदि कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो वहां पर टर्म्स जो 20 जगह पे 30 साल मानी जाएगी, बस इतना कहता है, ठीक है। सब क्लोज टू इसका 1 समझ में आया आपके। एसेंशियल एलिमेंट्स याद रखिए, पहला वायु प्रकाश का उपयोग कर रहा हो बिना किसी विघ्न के, शांतिपूर्वक तरीके से 20 साल तक लगातार यूज कर रहा हो, तो वहां पर जो है ये अप्लाई होगा। एक और एग्जांपल मैं आपको और दोबारा से समझा देता हूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देखो पाथ वाला ही समझिए, ठीक है। ए है, ठीक है, ये एक कोई रास्ता है, ठीक है, पर्सनल रास्ता था, ये यहाँ से बी जो है लगातार होकर गुजरता था, और ए ने जो है इस रास्ते को, ये ए मतलब आधी आधी कोई प्रॉपर्टी थी, यहाँ से बी होकर के गुजरता था ए के रास्ते, ए ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी को जो है ब्लॉक कर दिया, ठीक है, ब्लॉक कर दिया 2 साल के अंदर ही। उसने देखा कि बी यहाँ से जाता है और इसने 2 साल के बाद ही जो है इसको ब्लॉक कर दिया। तो क्या यहाँ पर बी ये बोल सकता है कि ये नहीं मेरा राइट टू ईजमेंट में? यहाँ पर नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 साल में ही उसने ब्लॉक कर दिया था। हाँ, यदि ये लगातार 20 साल तक चलता तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर बोल सकता था, लेकिन इसने 2 साल के अंदर ही इसको ब्लॉक कर दिया। 20 साल से पहले, चाहे वो 19 साल 11 महीने 20 दिन ही क्यों ना हो, 20 साल से पहले एक भी दिन पहले जो है यदि ऐसा कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है, तो इसका राइट टू ईजमेंट का जो ये है अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ ईजमेंट का ये सेक्शन 25 का सब क्लोज 1 जो है ये अप्लाई वहाँ पर नहीं होगा। अब आते हैं सब क्लोज 3 पर, जहाँ की वह संपत्ति जिस पर किसी अधिकार या दावा उपधारा 1 के दिन किया जाता है सरकार की ओर, वहाँ 20 वर्ष के स्थान पर 30 वर्ष समझा जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड कुछ और था, 20 वर्ष की उक्त कालावधि में से हर एक ऐसी कालावधि मानी जाएगी जिसका अन्य उस बात के दायर किए जाने के अभिहित पूर्व 2 वर्षों के भीतर हुआ हो, जिसमें यह दावा, जिसमें की कालावधि, ये क्या कहता है, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये क्या बात करता है, 1 मिनट, हाँ, ये तो हो गया। अब इसी में एक चीज़ और समझो, ठीक है। ए ने ये ब्लॉक कर दिया, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ए ने इसको ब्लॉक कर दिया था 3 साल में, 2 साल में, 3 ईयर्स के अंदर। तो अब मान लीजिए कि क्या किया, ए ने इसको ब्लॉक कर दिया 30 साल के बाद में, ए ने इसको ब्लॉक किया 30 साल के बाद में। अब 30 साल के बाद बी के पास, बी जो है इसको कितने समय के अंदर चैलेंज कर सकता है, वो बात करता है इसका सब क्लोज 2। तो ये कहता है कि बी जो है इस ब्लॉकेज को कितने समय के अंदर, 2 साल के अंदर जो है इसको चैलेंज कर सकता है कोर्ट के अंदर, उसके बाद में इसको चैलेंज नहीं कर सकता। आया समझ में? यदि किसी व्यक्ति का राइट टू ईजमेंट था, 20 साल से ज़्यादा का उसने यूज़ किया, उसके बाद इसको जो ब्लॉक कर दिया, तो आप 2 साल के अंदर अंदर कोर्ट से जाकर के उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। तो 2 साल के लिए आपके पास जो होगा वो लिमिटेशन पीरियड होगा। आया समझ में? कोई भी बात इस धारा के अर्थ के अंदर विघ्न नहीं है, जबकि दावेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के कार्य द्वारा बाधा के कारण उस कब्जे के उपयोग का वास्तविक विच्छेद नहीं हो जाता, जब तक कि बाधा को बाधा डालने वाला या बाधा डालने जाना प्राधिकृत करने वाले व्यक्ति की सूचना दावेदार को हो जाने के बाद 1 वर्ष की बाधा सहन न कर ली हो या उससे प्रति अपनित न हुआ हो। क्या कहता है ये? इंपॉर्टेंट तो इतना है नहीं वैसे। आप 26 पर आओ। अब 26 को कल करें क्या? अब नहीं हो रहा, गला सूखने लग गया, ठीक है। 26 को करते हैं कल। 25 इंपॉर्टेंट था, जितना इंपॉर्टेंट था उतना करवा दिया, इससे फालतू आप लोगों को कुछ नहीं देखना, ठीक है। जितना पढ़ा रहे हैं वो इतने अपने आप में सफिशिएंट है, इसके आगे कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में जो लास्ट वीडियो में आपको केस लॉज के जो है एक वीडियो बना दूंगा, लिमिटेशन एक्ट की कुछ केस लॉज हैं, उनको आप जो है कर देना। आई होप आप लोगों को जो है ना वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। आप लोगों के प्यार जो मिलता है उसी के थ्रू जो है हमें भी हौसला मिलता है। जब आप लोग वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, तो हमें भी हौसला मिलता है कि हाँ कोई देखने वाला है। तो आप लोग जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट जो है कौन सा लॉ आपको जो है पढ़ना है, वही हम जो है स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये तो जो है कल समाप्त हो जाएगा, कल जो है ये लॉ फिनिश हो जाएगा। हालांकि करने को मैं अभी कर सकता था, 2 से 3 सेक्शन ही बच रहे थे, 26 ही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा 5-10 मिनट, उसके बाद में 27-28 तो है ही नहीं, 29 सेविंग्स है और वो ख़त्म हो जाएंगे। हैं